उन सभी फिल्मों में अलग अंदाज, अलग रूप, ओ माय गॉड, हमारा प्रोडक्शन कंपनी थी, हमने प्रेजेंट किया था। लेकिन इस फिल्म में क्या अलग लगा, क्या खास बात लगी? इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है एंड वेरी अपीलिंग एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट फिल्म। देश में जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए इस किस्म की फिल्में बननी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, वेरी एसेंशियल फिल्म आ रहा है। जी जी। अनु भाई, मतलब जो लास्ट प्रोमो का देखा, मतलब एक बार फिर से दोहरा, याद है वो कि याद है वो, मतलब वो जहनी तौर पर कितनी बार इन्होंने रिहर्सल की होगी आप लोगों ने उस चीज़ के लिए? रिहर्सल तो मुझे करनी थी। वही थोड़ा अरे सुनने की भी रिहर्सल हो सकती है, बाप रे बाप, कितनी देर तक, मतलब ऐसी खालिश उर्दू। इसका जो जिस्ट है वो मैं 4 लाइन नज़र कर रहा हूँ आप सबको, हिंदुस्तानी आवाम को, समाज को, हमारे देश को। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। क्या बात। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग गंगा में भी है, जमुना में भी है, झेलम में भी है। आग गंगा में भी है, जमुना में भी है, झेलम में भी है। कोई बतला दे कहाँ जाके नहाया जाए। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए। इकबाल की एक बहुत पुरानी एक अशार है कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमा की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमा की हरारत वालों ने। ये दिल जो पुराना पापी था बरसों में नमाजी हो ना सका। ये जिस्ट है हमारी फिल्म का। और जैसे परेश भाई ने आपसे कहा कि बहुत ज़रूरी है इस तरह की फिल्म्स सामने आए। आप बहन मल्लिका शेरावत को भी दाद दीजिए, लेकिन हम लोगों के एफर्ट को भी थोड़ा सा। बहन ने बहुत अच्छा काम किया, देखी मैंने कल फिल्म। बहन ने वहाँ हाँ बहुत क्या है, हमेशा जब मैं फवाद से मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये इतना इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है जैसे मैं इसको झापड़ मारने वाला। और मुझे लगा कि ये ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि एक संजीदा बात कह रही है इन इट्स टोटलिटी। हालांकि अप्रोच मज़ाहिया है इसका, और मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि अगर कोई भी गहरी बात जो आपके दिल को छूती है वो अगर आप सुनने वाले तक पहुँचाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो सुनने वाले का ध्यान अपनी तरफ करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ह्यूमर से बेहतर कोई तरीका नहीं है टू विन दी ऑडियंसेस अटेंशन। जाने भी दो यारो, 30 साल से भी ज़्यादा हो गए बने हुए, लेकिन आज भी लोग उसको देखते हैं और पसंद करते हैं। हालांकि उस वक्त हम सबको लगा था कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी की फिल्म बन रही है, लेकिन ओवर द इयर्स हमें पता चला कि उसके वर्च्यूज़ क्या थे। मैं इस फिल्म को उस कैटेगरी में डालूँगा। और जहाँ तक भगवान में विश्वास करना का या ना करने का जो सवाल है, इसका तो डेफिनेटिव जवाब आइदर वे कभी भी नहीं दिया जा सकता। तो उस बारे में सोचना ही फिजूल है मुझे लगता है। आपको अपने ज़िंदगी के साथ अपने इक्वेशंस ढूंढने चाहिए और उन्हीं के साथ आपको जीना चाहिए। भले ही वो इक्वेशंस आपको आपका रिलीजन जो आपको बचपन से सिखाया गया है वो देता हो, या आप जिस डिसिप्लिन में हैं वो देता हो, या किसी गुरु से मिलें या जहाँ से भी मिलें। बट ये बात तो सच है जैसा कि परेश ने कहा कि हमें बांटने का काम जो है वो रिलीजन ने बहुत ही सक्सेसफुली किया है हज़ारों सालों से। चलिए साथ ही साथ मैं स्टेज में बुलाना चाहूंगा फिल्म के डायरेक्टर फवाद खान के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हाँ, कॉन्फ्रेंस के साथ आओ जरा। यस, सीना फुला अजीत अंधारे साहब, सज्जाद साहब, सज्जाद चुनावाला। देखिए, जैसे नसीर साहब ने बताया कि जो फिल्म का जो ज़रिया है लोगों की अटेंशन लेने का वो मज़ाहिया है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो जो किरदार निभा रहे हैं परेश जी, धर्मपाल त्रिवेदी, राइट, धर्मपाल त्रिवेदी, आई गेट कंफ्यूज बिटवीन त्रिवेदी त्रिपाठी। सो धर्मपाल त्रिवेदी, सो धर्मपाल जो है वो धर्म संकट में पड़ जाते हैं, तो क्लियरली इसीलिए धर्म संकट नाम है। बट जैसे इन्होंने ऑल्सो इन्होंने और भी बताया कि भाई बड़ी संजीदगी वाली बात कही है फिल्म में, तो धर्म संकट का जो दूसरा मतलब ऑफ कोर्स निकलता है वो बात भी। तो दोनों चीज़ें उस टाइटल में है, जिस तरह से आप पढ़ना चाहें उसमें कहानी भी है और उसमें मैसेज भी है, इसीलिए ये टाइटल मेरे ख्याल से बहुत ही एप्ट है। अनु जी, आपने कहा कि प्यासी निगाहें करनी करा आपने 80s या पता नहीं किस में। आपकी निगाहों के बारे में थोड़ा बताइए, कितनी प्यासी रही उस समय और
और क्या क्या कुछ करना पड़ा? आपने कहा बहुत कुछ करना पड़ा, क्या क्या था? अब मैडम वो तो एक पूरा लंबा पूरा ही आपका सेशन ही ख़त्म हो जाएगा। जाहिर है 5 दिन का काम था 9 दिन में हो गया, तो अब बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन गरीब को करना पड़ता है। ये तो स्टार हैं, हम तो जूनियर आर्टिस्ट की तरह आए थे और बहुत कुछ करना पड़ा मैडम, बहुत 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 बहुत। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा डायरेक्टर जो है ट्रॉली शॉट लगाता था, और ट्रॉली शॉट चलते चलते कभी कभी डायरेक्टर होते हैं ना, खुद कमेंट्री देते हैं, सो वो कहता था कि वहाँ पर लड़की है, यहाँ पर तुसी हो, ते अपना ट्रॉली लगाई है मैंने, ते ट्रॉली चुम्मी 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 होल्ड ते चार्ज करो ऐथे बस ते जाके। करना पड़ता है जी, करना पड़ता है। अनु जी ने तो अपने धर्म संकट के बारे में बताया कि कैसे उनकी फिल्में, उन्हें कई सारी फिल्में ऐसी करनी पड़ी जो धर्म संकट में फंस मैडम गए। कई सारी नहीं, एक को ही किया। ऐसा मत करो भाई। अच्छा, एक फिल्म आपने बताया जैसे नसीर सर, आपसे जानना चाहेंगे कभी आप भी ऐसे धर्म संकट में फंसे हो जहां आपकी मजबूरी बन गई हो, इच्छा नहीं वो फिल्म करने की? नहीं, कभी नहीं। मैं जो भी मैंने फिल्म की है अपनी मर्जी से की है, और ये सोच के की है कि कुछ मज़ा आएगा। अक्सर 2 दिन में ही पता चल जाता है कि कितना मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन धर्म संकट में कभी भी नहीं रहा कि ये फिल्म करूं या ना करूं। और माशाल्लाह काफ़ी सारी बुरी फिल्में मैंने भी की हैं। उनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। उन बुरी फिल्मों का चुनने का कोई रीज़न? जैसे हमने कई सारी फिल्में देखी हैं जो आपने बेहतरीन फिल्में भी की हैं, तो कुछ ऐसी फिल्में भी की हैं हमें लगता है कि नसीर सर ने ऐसी फिल्में क्यों की? हाँ, अब मुझे लगता है कि ये जो दूसरी टाइप की फिल्में जो आप मेंशन कर रही हैं वही आपने देखी होंगी। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप डर्टी पिक्चर जैसी फिल्में मत किया कीजिए, तो मैं कहता हूँ आपने देखी डर्टी पिक्चर? हाँ देखी ना, 3 बार देखी। by the minute. Just wait till this interview is over. परेश जी, आपसे भी एक सवाल है। ओ माय गॉड जब आई थी तो लोगों का नज़रिया पूरी तरह से फिल्म ने बदल दिया था धर्म को लेकर। उसके बाद फिर पीके आई, उसने भी नज़रिया बदला। अब ये फिल्म जो है वो किस तरह से नज़रिया बदलेगी? और लगता है कि पूरी तरह से लोग चेंज हो जाएंगे जो धर्म को लेकर कई सारी बातें करते हैं। मुझे नहीं लगता कि फिल्मों की वजह से समाज के अंदर कोई इतना मैसिव चेंज आता है, लेकिन ऑफ कोर्स लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और उम्मीद करता हूं कि सोचे लोग कि, क्योंकि मुझे पीके के अंदर एक बड़ा अच्छा सीन लगा था कि थप्पा कहाँ है, जब वो बच्चों के वार्ड में जाके कहता कि थप्पा कहाँ है, बड़ा बेहतरीन सीन है। दैट सेज एवरीथिंग, दैट सेज एवरीथिंग। परेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि ज़्यादातर देखा जाए धर्म के ऊपर जब भी कोई फिल्में बनती है तो देखा जाता है कि कई बार कई लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो इरादा ये है कि सेंटिमेंट्स को हम हर्ट करने निकले नहीं हैं, आपको आईना दिखाने निकले हैं, मिरर दिखाने निकले कि समाज के अंदर जो हो रहा है, फिल्मों की वजह से समाज में असर नहीं होता। समाज में जो चल रहा है वो फिल्मों में ज़रूर आता है, वो होता है, लेकिन हम मिरर दिखा रहे हैं। इसकी वजह से किसी को विचलित होने की या व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ ना कुछ तो चल रहा है हमारे समाज के अंदर, हम सब जानते हैं, तो जितना अच्छा हो जाए उतना बेहतर है, और कुछ नहीं। परेश जी, आपने अपने फिल्मों में अभिनय के ज़रिए आपने कई धर्म गुरु हो गए या फिर बाबा हो गए, उनकी असलियत को दिखाने की आपने काफ़ी कोशिश की है। कभी किसी से कॉल आया, कहीं आश्रम से या किसी बाबा से आपको कॉल आया कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं जी, किसी का कॉल आया नहीं है। सब लोग यही कहते कि उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। उन लोग, मैंने पता नहीं कौन है, फिक्टिशियस लोग कौन है, सबसे पूछो कि उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो है वो उन लोगों का कॉल अभी तक आया नहीं है। What makes you produce such unconventional films like Bhag Milka Bhag, or for that matter Queen, and now we have Dharam Sankat mein? What is that one thing that you see in the script or the story of the film that makes you decide that yeah, I will produce this film? See, we are in the business of cinema, so we are in search of commerce. If you do a certain kind of films, I don't think you will find commerce in them. You might find a lot of loud noise, you might find a lot of, fame, you might get noticed more, but I think if you have to find commerce, you have to find films which will have a value far higher than what they are, on paper. And I think that's one reason clearly. So if you have to be successful in this business, you have to be doing something different.
So I think that is the first thing, innovation. B, I think that's been the very strategy, for Viacom 18 from the very beginning, which is why our very first film, you look at Tanu Weds Manu till the last film, we've been doing that. I think the other thing is we are also mirroring the change in the society. With multiplexes, I think there is a lot of audience which has now come about, which appreciates content and good films and not necessarily only, star power. So I think that's something which excites us and motivates us to find subjects, to find talented new people who will bring things to us and give us a new direction. And I think cinema has to do something new. I think as a creative medium, the responsibility of cinema is really to do something new, something exciting. And I think that if it is working well commercially, I think nothing better than that for the industry. अच्छा अजीत, ऐसी जो फिल्में होती हैं ये रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कितनी वाइबल होती हैं? आई थिंक मैंने भी वही कहा कि ये फिल्में बहुत वाइबल होती हैं क्योंकि ये अपने वेट से बहुत ज़्यादा ऊपर पंच करती हैं. तो ये फिल्में सीधे देखने वालों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं और इनको बनाने में जिस तरह की हम बात करते हैं कि भाई अगर आप कॉस्ट की बात करें तो हम बहुत सारी जो दूसरी चीज़ों से जूझते हैं बड़ी फिल्में बनाने में, वो हम यहाँ नहीं जूझते हैं. तो इसलिए आई थिंक ये इक्वेशन जो है इट वर्क्स मच बेटर. And I think, as I said, commerce apart, I think the audience is also, looking for new stuff. The audience is changing, and I think we need to respond and stay ahead of that curve. And that's why such films, And I also want to mention Trignomedia. I mentioned Fuad, but I think Trignomedia also उन लोगों के लिए भी ये डेब्यू फिल्म है. तो एक चीज़ जो हम करते हैं, नए लोगों में हम लोग नए टैलेंट में नई कहानियाँ ढूंढते हैं और जब नए लोग नया सुर लेके आते हैं तो कोई नया गीत बनता है और उसमें शायद फिर हम लोग अपनी सक्सेस ढूंढते हैं. So that's what we look to do. और अनु सर, आपसे एक सवाल था कि जो स्टार पावर है मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रूल करती रही है, तो वो स्टार कल्चर आप लोग कितना मतलब देख रहे हैं कि वो कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, या स्टिल अभी वो रूल करेगा स्टार पावर? हाँ, मतलब आप तीनों के व्यूज चाहूँगा मैं. तो भाई स्टार तो दोनों हैं, हम तो जूनियर आर्टिस्ट हैं. सो कॉल्ड स्टार्स. देखिए वो तो हमेशा ही रहेगा और इट कांट बी विश्ड अवे बिकॉज हम जो भी अपनी जिम्मेदारी समझें संजीदा फिल्में बनाने की, बट द फैक्ट इज़ के दे आर ऑल्सो मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर मिलियंस ऑफ पीपल. तो उस तरह की फिल्में तो हमेशा ही बनेंगी. और अब 300 करोड़ कमा रही हैं, अगले साल 400 कमाएंगी, फिर 500 होपफुली, क्योंकि तादाद बढ़ती जाएगी और सिनेमा हाउसेस की तादाद भी बढ़ती जाएगी. जितनी जगह फिल्में रिलीज़ होती हैं वो भी बढ़ता ही जाएगा. लेकिन हम लोग जो चाह रहे हैं टू मेक अ डिफरेंस, और हमारी ज़िंदगी में वो डिफरेंस होगा नहीं, इस बात को भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है. बट हमारी जिम्मेदारी है इस तरह की फिल्में करते रहना. And as Ajit said, which I think one of the things which he neglected to say is कि it's very important कि ये फिल्में इकोनॉमिकली बनाई जाएं from the point of view of recovery. क्योंकि अगर इस तरह की फिल्म 20 करोड़ में बनने लगी तो I don't think there is a chance of recovery, क्योंकि इस तरह की फिल्म की audience is a certain kind of audience and word of mouth is what will help a film like this. So इसीलिए I am all for small budget content oriented films. और जो मल्टी स्टारर्स हैं वो तो बनते ही रहेंगे और हम लोग भी उसका हिस्सा बन जाते हैं जब हमें ज़रूरत होती है बैंक अकाउंट को भरने की. तो फिर नसीर सर, हम मतलब आज के दौर को सबसे ज़्यादा आज़ाद माने कि इस किस्म की कंटेंट ड्रिवन फिल्में बन रही हैं जो 80s या 70s के वक्त में शायद मुनासिब नहीं थी. देखिए रेशियो वाइज उतनी ही बन रही हैं जितनी 70s या 80s में बनती थी, रेशियो वाइज, क्योंकि कहीं ज़्यादा तादाद में बन रही हैं फिल्में, कहीं ज़्यादा फिल्म मेकर्स हैं. उसी हिसाब से सीरियस फिल्म मेकर्स जो हैं वो भी उनकी तादाद भी उतनी बढ़ गई है. और बल्कि 70s से पहले भी ख्वाजा अहमद अब्बास साहब थे जो अकेले हिंदी ब्लैक एंड वाइट सॉन्गलेस फिल्में बनाया करते थे 1950s और 1960s में. चेतन आनंद साहब ने भी बनाई हैं, वी शांताराम साहब ने भी विडो री मैरिज और चाइल्ड मैरिजेस वगैरह के बारे में फिल्में बनाई हैं इन द 40s. तो बहुत कम लोग थे उस वक्त. एक जिया सरहदी थे शायद, शांताराम जी थे, उसके बाद एक ख्वाजा अहमद अब्बास साहब थे, चेतन आनंद साहब थे. 70s में कुछ तादाद, फिर बासु चैटर्जी आए वगैरह वगैरह, तादाद बढ़ गई. अब क्योंकि शायद
उस ज़माने में अगर 5 लोग थे तो अब 50 हैं, लेकिन रेशियो वाइज परसेंटेज उतनी ही छोटी है। ओ माय गॉड की आपने, आपका मैसेज गया लोगों तक। अभी आप सेम टाइप की ही कुछ फिल्म कर रहे हैं जिसका एक और विषय है, मतलब ढांचा वैसा ही, तो अभी ये कुछ डिफरेंस है या आपने, और लोग आपके ऊपर तंज भी कसेंगे अलग अलग धर्म के लोग अभी आने वाले दिनों में, कंट्रोवर्सीज हो? आपका सवाल समझे, कंट्रोवर्सी को लेकर? हाँ नहीं, कंट्रोवर्सी जैसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। ओ माय गॉड के अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। हमने तो यूँ समझिए कि कुछ दिखाया ही नहीं था, ये समझ लीजिए। जो मटेरियल हमारे पास है उसके मुकाबले तो हमने कुछ दिखाया ही नहीं था, और इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी वाली बात है। इसके अंदर आप देखिए मैसेज तो देखिए, कितना बेहतरीन मैसेज है कि अल्टीमेटली आप इंसान है, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी कुछ, अल्टीमेटली आप इंसान है। लेकिन कहने का तरीका, जैसा नसीर साहब ने कहा कि कॉमेडी अंदाज हो तो क्या होता है कि लोगों को बात गले उतारने में तकलीफ नहीं होती है। जैसे ऑस्कार वाइल्ड ने भी कहीं पे कहा है कि अगर किसी को सच्ची बात करनी, जरा कॉमेडी अंदाज से कहिए तो तीखी नहीं लगेगी और लोग आपको मारेंगे नहीं। तो ये एक अंदाज बयां होना चाहिए, तो वो हिसाब से है। मुझे नहीं लगता कोई कंट्रोवर्सी वाली बात है। कुछ आजकल अल्फाज होते हैं जिनको सेंसर आजकल काफ़ी सख्त हो गया है, वो छोटे छोटे शब्दों को भी बैन कर जा रहा है, तो उस पर आपकी कितनी नज़र रहेगी? नहीं, आई डोंट अग्री टू दैट, आई डोंट अग्री टू दैट। मुझे तो ये नो स्मोकिंग वाली स्लाइड से भी सख्त नफरत है। आपको अगर नो स्मोकिंग की स्लाइड रखनी है तो आप उसका प्रोडक्शन बंद करवा दीजिए, आप आईना मत पहुंचिए, मुंह धो लीजिए, ये करना चाहिए। कोई किसी का खून करता है तब कोई नोटिस नहीं आता कि किसी का खून करने से भी आपकी सेहत को खतरा पहुंच सकता है, या कोई रेप करता है तब नहीं आता नोटिस। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूं कि एक फिल्म अगर कभी बनाऊंगा तो मैं हर ऐसे सीन में एक नोटिस दूंगा। हाँ। मिस्टर रावल, एक और सवाल था कि ये कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है, तो इस विषय के बारे में कुछ बताएं कि मैं यार, मुझे पता चला कि मैं मुस्लिम था। नहीं, मजा इस बात का है कि किस तरह से पूरे प्रॉब्लम को देखा गया है, कैसा थ्रिलर बना है। एक तो या तो थ्रिलर फॉर्मेट होती है या एक कॉमेडी फॉर्मेट होती है, जिसके अंदर बात कहने में मजा आता है, इंटरेस्टिंग होती है, अरेस्टिंग होती है, उसका टेम्पो बना रहता है, स्क्रीन प्ले के अंदर भी मजा आता है। वरना क्या होता है, सीधा सीधा प्रीची हो जाता है और बोरिंग हो जाता है, क्योंकि ये बात तो बरसों से हम कहते आ रहे हैं। हमारे वहां हो तो हम सुधरे नहीं है, धर्म के नाम पे मरने मारने को तैयार है, लेकिन धर्म जो कहता है वो करने को तैयार नहीं है हम लोग। तो ये इसके अंदर जो कॉमेडी अंदाज जो है, जिस तरह से बात को रखा गया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज द आई थिंक मेन पॉइंट की फिल्म एक्सेप्ट करने के लिए। So basically, the film comes out as a comedy, and it, like a comedy's take on religion. If we have to look at it, what do you have to say about, like there are bodies like a Hindutva party, with whatever comes out, they point out at the actors, and it becomes a strategy for them, and they put some case against that. So how would you guys fight against such things, and what is your take about like the films and movies being targeted by such bodies? It's not just films and movies, it's a whole lot of areas of free speech which are being targeted. So one has to resist that as much as possible. Hopefully there will not be any controversy over this movie, but if there is, I'm sure that all of us are willing to stand by what the film says. There's no end to it, and I just hope that we are lucky that it doesn't suit anybody's convenience to cause trouble for us, because most of the time that's what it's all about. The people who run hair saloons, you can't refer to them by the name they've been called by for hundreds of years. The people who stitch your shoes cannot be called by the name they've been addressed by for hundreds of years. Next it'll be the doctors who will say don't call us doctors. The lawyers will say don't call us lawyers. If you have a film satirizing lawyers or satirizing doctors or satirizing engineers, it's just absolutely absurd. This higher moral ground that anybody who decides to cause trouble and get his name into the newspapers, some idiot in Jamshedpur will stand up and file a case against Shah Rukh Khan. I mean, what does he hope to achieve by that except by getting his name in the papers? गिप्पी बाजी ने गाया है हमारे लिए, वो गाना आगे सुनाते हैं। तुरले वाली पग सजा के यार जलंधरी ढोल बजा के तुरले वाली पग सजा के यार जलंधरी ढोल बजा के स्टेज पे आके साउंड लगा के चक के फ्रंट फुट नू
ओ जदों मैं नच्चा तू तक्के तू तक्के तू ओ जदों मैं नच्चा तू तक्के तू तक्के तू ओ जदों मैं नच्चा वाई वाचिंग यू ओ जदों मैं नच्चा तू तक्के तू निकलिए Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Anjan. We are Meet Bros Anjan. बहुत अच्छा लगता है. बहुत डिफिकल्ट होता है अगर तीनों मिलके नहीं गाते हैं. अकेले भाई हम तीन अलग अलग पर्सनालिटीज हैं लेकिन है एक ही. वो गाना तो आपने सुना है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो वही हम लोग के बीच में है. अच्छा ये तीनों साथ में कैसे? हम लोग एक्चुअली शुरू से शोज़ करते थे ना, हम लोग स्टार्टिंग से साथ में शोज़ करते थे. फिर हमने एक शुरुआत में एक ग्वालियर में एक रेडियो स्टेशन था, वहाँ पे हमने FM में प्रोग्रामिंग शुरू करी और वहाँ पे वो स्टेशन इतना हिट हो गया और वहाँ के हमारे जिंगल्स और प्रोग्राम्स इतने हिट हो गए कि हमारे RJs और सब ने बोला, ग्वालियर वालों ने, कि आप इतना बॉलीवुड जैसे आप गाने बनाते हैं, आप बॉलीवुड क्यों नहीं जाते. बस फिर हम लोग फिर बॉम्बे आके फिर हमने सबसे मिलना शुरू किया और फिर जर्नी शुरू हो गई. जैसे राम मिलाए जोड़ी होता है वैसे राम मिलाए तिगड़ी, उसके बाद एक अंधा कोड़ी भी होता है. और क्या अलग होगा इस गाने के अंदर? इस गाने के अंदर बहुत कुछ अलग दिखेगा. 80s का एक जो म्यूज़िक था, जब हम लोग दिलेर मेहंदी साहब को सुनते थे, जस्सी और मलकीत सिंह को, वो फ्लेवर हल्का सा लाने की कोशिश की है. हर समय ओल्ड इज़ गोल्ड, पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं और आज का उसमें तड़का लगा हुआ है. इसके अंदर पूरा बेस लाइन वगैरह जो ट्रीटमेंट है, गाने का डिज़ाइनिंग है, वो बिल्कुल आज का है. और एक फील जो रखा है वो थोड़ा फोक रखा है, तो जैसे कहते हैं ना कल्मिनेशन फ्यूजन होता है, वैसा रखा है फुल स्टेज शोज़ के लिए, ताकि स्टेज शोज़ की दुनिया में गिप्पी पाजी और हम लोगों का बढ़िया शोज़ हों, आप लोग आके हमारे शोज़ कवर करें. और एक जो गाने जिस तरीके के आपने हमारे सुने हैं, बेबी डॉल, पिंक लिप्स, चिट्टियाँ कलाइयाँ, उससे काफ़ी ये डिफरेंट है, थोड़ा अप टेम्पो है और काफ़ी अप बीट सॉन्ग है और बहुत अच्छा इसमें परेश जी ने और इन लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया है. उनके साथ बहुत मज़ा आया हमको ये गाना करके. इट्स गुड फन. अभी तक हमारे ज़्यादा करके फीमेल गाने आए हैं, बेबी डॉल, चिट्टियाँ कलाइयाँ. ये एक बिल्कुल धड़कता फड़कता मेल पंजाबी गाना है, जो कि पंजाब में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि पंजाबियों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. आप तीनों जानते थे कि जब प्रोजेक्ट के सामने आया धर्म संकट का गाना गाने के लिए, तो क्या क्या आपने स्टेप सोचा था और कैसे आपने बनाया? हम धर्म संकट में फंस गए थे एक्चुअली कि हम कैसा गाना बनाएं. नहीं, लेकिन ये है कि हम लोग परेश जी के साथ ओ माय गॉड कर चुके थे और एक तमन्ना थी कि उनके साथ और भी कोई मूवी करें. तो धर्म संकट जब आया तो हम लोग धर्म संकट में आगे पड़ गए थे कि उनके लिए कैसा गाना, बेबी डॉल और चिटिया के बाद क्या बनाना है उनके लिए. तो काफ़ी अच्छी तरह कुमार पाजी ने लिखा है इस गाने को, जो लिरिसिस्ट हैं, और हम लोगों ने कोशिश की अच्छा म्यूज़िक बनाने की. और बहुत अच्छी ब्रीफ मिली थी हमको सज्जाद जी से और फुआद जी से, और इन लोगों ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि एक पुराना एक फोक सिंगर की स्टोरी है, उसकी फील देनी है, तो वो फील को करेक्ट हम लोग उतार पाए, क्योंकि उन लोगों ने हमको बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा नरेशन दिया था. मतलब हमें वाईकॉम, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू वाईकॉम ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने हमें इस गाने के अंदर उनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा कि कैसा गाना चाहिए और किस टाइप से. परेश रावल जी की फिल्म के अंदर इस टाइप का धड़कता फड़कता पंजाबी ट्रैक एक रेयर कॉम्बिनेशन था, प्लस 80s का और आज का मिलाना, तो काफ़ी धर्म संकट में थे हम. लोगों को कितना पसंद आ रहा है? ओ माय गॉड पूरी कंट्रोवर्सी में आ गई थी, धर्म से रिलेटेड ही है. क्या लगता है इस बार फिल्म अगर आपको पता होगा? सर, जब भी कोई सच्चाई दिखाई जाएगी वो हमेशा कंट्रोवर्सी तो होगी, क्योंकि जो बात सच्ची होती है वो कड़वी भी होती है और वो बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगती. ओ माय गॉड जब हमने उसमें गाना किया था, मेरे निशा हैं कहाँ, और हमें मालूम था कि बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हमको धर्म के नाम पे जो हमारे पूरे देश को मिसलीड किया जाता है, उसके अगेंस्ट उन्होंने एक अच्छा स्टेप दिखाया था. बहुत पुराना प्ले था. धर्म संकट भी एक वैसी अप्रोच है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन ये है कि ये जब कोई एक रियलिटी आपके सामने आती है तो कभी कभी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता. तो हम लोग जब अपने काम करते हैं, फिल्म में गाने बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, हम लोग कंट्रोवर्सीज की परवाह नहीं करते, क्योंकि हम वो करते हैं जो हमें लगता है कि सही है. सर, हमारे जो गानों का स्टाइल जो पहले आया, ओ माय गॉड में बड़ा एक मेलोडी थी, मेरे निशान. अभी बिल्कुल इस गाने के अंदर बिल्कुल एनर्जी और धमाका है. तो हम लोगों ने अपना स्टाइल, म्यूजिक का जो स्टाइल बना के रखा है मीत रोज अंजन का, वो वर्सेटाइल है. जैसे कहते हैं एक आदमी का एक रैप स्टाइल होता है, किसी का कुछ प्योर मेलोडी होता है. हम लोगों का आने वाले समय में अगले 3 महीने में कुछ हमारे काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं, जिसमें आपको हर गाना एक दूसरे से अलग लगेगा. सेंसिबल की काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं, तो एज अ म्यूजिक डायरेक्टर कभी ऐसे होता है कि कोई चीज़ ऐसी कोई वर्ड होता
होता है जहाँ पर आप गाने में यूज़ करना चाहते हैं कि इंडिया वाला वापस इसको लेकर काफ़ी क्लिक हुआ जा रहा है, तो हैव यू फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली कि कहीं पर आपको वर्ड चेंज करने पड़ रहे हैं? हमने ये हमारी एक फिल्म आई थी शराफत की तेल लेना, उसमें हमने गाना किया था सेल्फियाँ। उसमें 2-3 चीज़ें थी जो सेंसर को ठीक नहीं लगी, तो वो हमको चेंज करनी पड़ी। लेकिन बाकी जगह जहाँ डिजिटली गाना रिलीज़ किया है वो ऐसा ही गया है। तो होता है क्योंकि हमको गाने वो बनाने पड़ते हैं। जैसे आज धर्म संकट के लिए हमने गाना बनाया है, ओ माय गॉड के लिए मेरे निशा बनाया है, कल हमारी दूसरी फिल्म आ रही है मस्ती ज़ादे, तो उसमें हमको अब क्योंकि अडल्ट फिल्म है तो हमको उसके हिसाब से गाने बनाने सिचुएशन के हिसाब से गाने बनाने पड़ते हैं। तो जब प्रोड्यूसर्स इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमें वो ऑनर करना पड़ता है क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और तो स्क्रिप्ट का डिमांड स्क्रिप्ट की डिमांड है। नहीं हम कोशिश ये होनी चाहिए, देखिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे कल्चर और सभ्यता के हिसाब से लिरिक्स लिखे जाएं। लेकिन हम अब जो ये शुरुआत होनी चाहिए स्क्रिप्ट से और प्रोड्यूसर से कि अगर वहाँ से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि नहीं आप क्लीन गाने बनाओ, तो हम हमारी इच्छा यही है, हम सबके साथ हैं कि बिल्कुल क्लीन गाने ही बनने चाहिए, हमारा ओपिनियन है। पर ये जो फिल्म्स बनती हैं ये एक सेक्शन के लिए बनती हैं। ऐसी एक सेक्शन है हमारी कंट्री में, जैसे अब ग्रैंड मस्ती ने 100 करोड़ किए थे, तो अब वो 100 करोड़ कैसे हो गए? लोगों ने जाके पैसे दिए ना फिल्म देखने के लिए। तो देयर इज अ सेक्शन इन आवर कंट्री हु वांट्स टू वॉच दीज काइंड ऑफ फिल्म्स। उनको ऐसे गाने पसंद हैं, तो हमको उनको केटर करना पड़ेगा। हम उनको ये नहीं बोल सकते अरे नहीं आप तो हमारे देश के हिस्से ही नहीं है, आपका कल्चर कुछ और है। हम तो म्यूजिशियंस हैं, हमें क्रिएट करना है और हमें हर किसी के लिए क्रिएट करना है। तो जो चीज़ आपके लिए बनाई नहीं गई आप उसको ना सुनिए ना देखिए, इसलिए उस पर हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो आपके लिए है ही नहीं। लेकिन हमारी पहली कोशिश यही रहती है कि हम गाने क्लीन ही बनाएं। जैसे बेबी डॉल आप देखेंगे, बिल्कुल हैंगओवर सलमान भाई के साथ किया था, बिल्कुल क्लीन था। हैंगओवर में यूथ तो हमारी कोशिश वही रहती है। बाकी कुछ जैसे उन्होंने बोला कि कुछ सेक्शन है वो सुनना चाहता है तो स्क्रिप्ट वो डिमांड करती है, स्क्रिप्ट डिमांड करती है तो गाने भी वैसे। और जहाँ तक आप ये इसकी बात कर रहे हैं वर्ड्स के बैन होने की, एक्चुअली इतनी हमारी भाषा इतनी वाइड है कि अब उसमें समझ अब बहुत मुश्किल है तय करना कि इसमें कौन सा वर्ड यूज़ किया जाए कौन सा नहीं वर्ड। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट वेरी सिंपल और इतनी आसानी से ये ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। चलिए लास्ट के जाते जाते गाना गाते जो आपने गाया था वही टुल्ले वाली हैंगओवर सुना देते हैं। हम एक अपनी फिल्म आई थी किक, उसमें हमने सलमान भाई गवाया था, तो वो गाना हम चाहते हैं कि धर्म संकट जो 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है आप सब जाके देखें और उसके ऊपर उसका और उस फिल्म का जो हैंगओवर रहेगा जो हमने सलमान भाई के लिए गाना किया था जो हमारे दिल के बहुत करीब, वो जाते जाते हम आपको गा के सुनाएंगे। होठों पे दिल में रख दी दिल की बातें, समझ नहीं ये दिल इसको हम तो रह समझाते। मैंने देखा तुझे बुला के हर एक तरकीब लगा के, हर मुस्के को आजमा के, पर दिल से कभी न उतरे हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी संकट का, हैंगओवर धर्म संकट का, हैंगओवर धर्म संकट का। आप लोग जरूर देखिएगा। Hi, this is Harmeet. Hi, this is Anjan. I am Manmeet. We are Meet Bros Anjan. और अरिजीत सिंह जो हमारे फेवरेट सिंगर हैं आज की डेट में, उनके साथ हमने अभी रिसेंटली गाना करा है दीवाना तेरा। ये गाना हम उनको डेडिकेट करेंगे उनके आने वाले शो के लिए, जो वो बहुत ज़बरदस्त शो करने वाले हैं वो। एंड आवर बेस्ट विशेस टू हिम। मे ही रॉक। न जानू मैं कैसी ये बेकरारी है, शायद दिल के जाने की अब तैयारी है, तू तेरा दीवाना मुश्किल है ठिकाना, दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी तू आए ना आए। क्या गाया अरिजीत भाई, अरिजीत, we love you. Rock the show, rock the show. फाटिए दिएছে Party the show. फट्टे चकते। हमें बहुत सी आवाज़ें इंडस्ट्री में हैं जो बहुत क्लासिक हैं, सुपर्ब हैं, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, लेकिन अरिजीत को आई थिंक उनकी आवाज़ में एक जो प्लेबैक वाली बात जो किशोरदा में थी वो उनकी आवाज़ में आ गई कि वो हर तरीके का गाना किसी भी हीरो पे गा सकते हैं। तो ये जब एक सिंगर की आवाज़ जब ऐसी एक फॉर्म ले लेती है कि वो हर किसी को सूट करने लग जाती है, तो वो सिंगर हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा प्लेबैक सिंगर बनता है। तो बड़े समय के बाद आई थिंक अरिजीत एक ऐसे सिंगर आए हैं जिनकी आवाज़ जो है वो हर हीरो पे, यंग से लेके
सलमान भाई तक हर किसी पे सूट करती है. सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर म्यूजिक डायरेक्टर्स कि एक ऐसी आवाज़ हमारे लिए अवेलेबल है जिसको हम गवा सकते हैं. और अरिजीत की आवाज़ को मैं नींबू से बताऊंगा कि नींबू की जैसी है कि एक नॉर्मल आवाज़ अगर नींबू पानी होता है, अगर नॉर्मल सोडा होता है, उसके अंदर अगर आप नींबू निचोड़ दो और थोड़ा काला नमक डाल दो तो आवाज़ वो कितना टेस्टी हो जाता है. तो वैसी एक नॉर्मल आवाज़ के अंदर उनका एक ऐसा एक टोन है जो कि पब्लिक के अंदर सीधे दिल के अंदर उतरता है. तो वैसा उनका कुछ अलग खट्टा मीठा आवाज़ है. वो कशिश जो मतलब एक पेन हर कुछ मतलब वो ऐसा आदमी है कि वो एक क्ले है, उसको जिसमें ढाल दो वो ढल जाता है. चाहे उससे दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड गवाओ, चाहे उससे दीवाना गवाओ, वो कुछ भी गा सकता है. बहुत ही फ्लेक्सिबल आदमी है वो. थैंक यू. सोफी संकट की ये क्या कुछ है मैं बताऊं. ये जैसे कि आप देख रहे हैं इस पे हमारे नील आनंद बाबा हैं जो एक नया धर्म शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नील धर्म. तो हम नील धर्म के बारे में बात कर रहे हैं और हम नील धर्म या नील आनंद बाबा के भक्तिनीज हैं, मैं और हेजल. और जी और नील धर्म इनका आइडिया है तो उसके बारे में आपको इनको पूछना पड़ेगा. बट या हमारी फिल्म में नसीरुद्दीन शाह साहब जो हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसका नाम है स्वामी नीलानंद. तो काफ़ी क्वर्की इंटरेस्टिंग किस्म के बाबा हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, गॉगल्स पहनते हैं और ये दोनों लोग बहुत खूबसूरत लोग, उनकी सबसे फेमस भक्तिनीज हैं. जी आप बताइए. यू कैन टॉक. लुक के बारे में तो सब नील आनंद है तो हर चीज़ नील है. नील और क्या बताऊँ. या दैट्स इट. आप जैसे कि आप लोगों ने देखा है ऑलरेडी इसका एक प्रमोशनल गाना आ चुका है जो है नील आनंद बाबा. तो हमारी यही उम्मीद थी कि ये सबका नया एंथम बनेगा. बहुत कम रिलीजन्स हैं जिनका एक फंकी सॉन्ग एंथम होता है, तो हमारा जो है बहुत ज़्यादा फंकी और ट्रेंडी एंथम है. तो हम यही उम्मीद कर रहे थे कि सब लोग इस नील धर्म को जल्दी से फॉलो करें. फवाद साहब, किस तरह का जोखिम इस तरह का सिनेमा बनाते वक्त नजर आता है, क्योंकि बहुत ही बातें बयान के तौर पे भी ली जाती हैं फिल्मों में. देखिए, जब आप फिल्म बनाने की तरफ चलते हैं तो जोखिम तो बहुत सारे आते हैं और शायद हमारे मुल्क में इस वक्त ये भी हो गया है कि फिल्म जब रिलीज़ होती है तो लोग अपने आप को पब्लिसिटी देने के लिए कुछ ऑब्जेक्शन ढूंढ लेते हैं. हमारी फिल्म में ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, हालांकि है फिल्म रिलीजन के बारे में, लेकिन कॉमेडी है. वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल अबाउट एनी रिलीजन एंड एक इंसान की जर्नी है, उसका कॉन्फ्लिक्ट है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ फन इन द फिल्म. It might look like there's something objectionable or something that people might find controversial, but actually there's nothing controversial in the film. And at least people are talking about the film, right? No, but I just think आजकल anything can be a controversy. So it's if you want to find a controversy in anything, you'll find it in anything. हमने blue पहना है, उसमें भी controversy आ सकती है. But that's just the state that we're in. But I think the trailer's outstanding, and that's why you're all here. Because and as a country, I think we need to get a little more thick-skinned. We can't be objecting to any and everything. कि सब हमको ये बुरा लग गया या हमको वो बुरा लग गया. We need to have the ability to laugh at ourselves and our own. If you cannot laugh at yourself, what can you laugh at? एक तरह से क्रिएटिविटी पे हम आजकल बहुत पहरा देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें नजर आ रही हैं. इस बात को किस तरह से देखते हैं? Yes, of course. If you're being told that you can't do this and your character cannot say this word or whatever, then you might as well tell us what to make. So any kind of zor zabardasti about anything is not a good idea. Yeah. We live in today's times where even when you ban something, it's impossible to ban, right? You ban a documentary and then you put it on YouTube and then the government takes it off YouTube. By the time it's taken off YouTube, it's on so many other websites that it's impossible to ban, right? So banning anything is never the right approach to anything, right? If you don't want to see it, you have your own choice. It's not like we're going to force anybody to see anything or it. फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि ये ब्रिटिश कॉमेडी का एडेप्टेशन है. क्या कुछ बातें इस लिहाज से? जी, जिन लोगों ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, दैट इज सज्जाद चूनावाला एंड शारिक पटेल. They own a company called Trigno Media. They had the official rights to this British film called The Infidel.
उसके बाद जब उन्होंने वो राइट्स एक्वायर कर ली, देन वी वेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस फिल्म, विच इज़ वी फर्स्ट वेंट टू कुंदन शाह साहब टू स्क्रिप्ट द फिल्म. सो हिज टीम ऑफ राइटर्स हैज रिटन द फिल्म. Then we got these stalwarts to agree to act in the film, and this wonderful journey of making the film. And now we're at this point, we just want it to be out and everybody else to love it as much as we love it. सोफी, जब आपको बताया गया कि आपको भक्त बनना है नीलकंठ बाबा का, तो नील आनंद बाबा का, जी, तो क्या कुछ फीलिंग थी? मुझे बस यही लगा कि लोग सोफ़ी को इस नए अवतार में ज़रूर देखना पसंद करेंगे, क्योंकि ग्लैमरस अवतार सबने देख लिया है, ये भी कुछ कम ग्लैमरस नहीं है, थोड़ा अलग है. लेकिन मुझे इस फिल्म के बारे में कुछ शायद 2 सालों से पता है, क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं सज्जाद मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो इस किस्म की फ़िल्म बना रहे हैं. और फिर काफ़ी वक्त तक हमारी बात नहीं हुई. फिर जब मैं झलक दिखलाजा कर रही थी, एक दिन उनका फ़ोन आया कि मुझे कोरियोग्राफर चाहिए. मैंने कहा किस लिए? नसीर साहब से कुछ कराना है. मैंने कहा नसीर साहब से क्या कराना है आपको? तो फिर मैंने अरविंद को सजेस्ट किया, जिन्होंने मेरे साथ हंगामा हो गया किया, और बस बात वहीं तक ख़त्म हो गई. और फिर अचानक एक दिन उनका फ़ोन आया कि आपको मेरी फ़िल्म के लिए कुछ करना है और कुछ 1-2 अलग सी चीज़ें हैं वो भी करनी है, तो विल यू डू इट? एंड आई कांट से नो, बिकॉज आई हैव टू से कि इट्स द मोस्ट इनक्रेडिबल टीम. और जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर परेश साहब, नसीर साहब और अन्नू कपूर जी ने इस फिल्म को किया है, दैट टू विद अ फर्स्ट टाइम director, first time producers, that speaks volumes about the kind of film this is. So it's just an honor to be associated with it. और लोगों को Do You Know Baby पसंद आ रहा है, नील आनंद की भक्तिनी पसंद आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा. तो हाल ही में कई सारे बाबा का नया रूप निकल कर सामने आया है, उन्हें जेल तक भी जाना पड़ा. तो ऐसा मतलब कोई रूप आया? आप हमें सलाखों के पीछे डालना चाहते, कैसी बातें कर रहे हैं? फिल्मों में हम जानना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसा रूप निकल कर सामने आएगा? फिल्म जो है वो सर सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है ना, तो सोसाइटी में जो हो रहा है वही आप फिल्म में देखते हैं. तो नसीब भाई के जो कैरेक्टर हैं उनमें समझ लीजिए आपके हमारे मुल्क में तो पता नहीं है 50 हज़ारों कितने बाबा हैं ना, तो हर बाबा का कुछ थोड़ा कुछ है, और वो कुछ डाल के वो अपना एक यूनिक स्वामी नीलानंद बन गया है. जी. सोफी, भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, सुबह कुछ और करते हैं, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और. जी. तो सोफी क्या कुछ करते हुए दिखाई देंगी? आप वीडियो देख लीजिए, उसी में सब. जी, आप वीडियो देख लीजिए नील आनंद बाबा का, उसी में आपको पता चल जाएगा कि ये भक्तिनी क्या करती रहती है सारा दिन. अच्छा, फवाद साहब, फिल्म सेंसर बोर्ड पे लेकर हो गया? So yeah, the film has been seen by the censor board, and very soon we should be having a censor certificate, and the film should be out on its release date. On 10th of April, inshallah. Thank you. Thank you. ये मूवी सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, ये मूवी एक पर्सनल इंडिविजुअल के बारे में, उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको धर्म के हिसाब से इंटरप्रेट करें, वो तो आपको देखना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या लगता है इस बारे में. बट हाँ, इट इज़ अबाउट गॉड्स मैन अ लिटिल बिट. मेरा परसेप्शन ये है कि सारा देश आजकल धर्म संकट में है. सोशली पॉलिटिकली जो हो रहा है वो एक बात, लेकिन इंडिविजुअल्स को भी अपने आप को धर्म के साथ आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है. तो उससे अलग होके एक इंसान क्या चीज़ होता है, वो इस मैसेज का, इस मूवी का मैसेज है, और वो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए आज. सर जी, एक क्वेश्चन है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रूल अप्लाई किया है कि यहाँ मुंबई में जितने भी मल्टीप्लेक्स थिएटर हैं 6 से 9 उसमें मराठी मूवी दिखाया जाए. आपका क्या कहना है? जी, मुझे लगता है कि लोकल कल्चर को प्रमोट करना कोई बुरी बात नहीं है. हाँ, ये बुरी बात है कि थिएटर को आप बताएं कि कौन से टाइम कौन सा शो, ये आपका बिजनेस नहीं है, वो उनका बिजनेस है, वो चलाएंगे. लेकिन लोकल कल्चर, लोकल मराठी पिक्चरें बहुत अच्छी बनती हैं. मैंने 1-2 में म्यूज़िक भी किया है, काफ़ी में गाना भी गाया है, तो मैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री को पूरी दिल से सपोर्ट करता हूँ. लेकिन गवर्नमेंट की तानाशाही को सपोर्ट नहीं करता. ये एक इंडस्ट्री की फ्रीडम के ऊपर है, थिएटर ओनर के फ्रीडम के ऊपर है. डिस्ट्रीब्यूटर्स जो अपने बिजनेस के हिसाब से डिसाइड करें, किसी को आप क्यों किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं. जी, I have no idea. Just say I have no idea. नहीं, I agree with him, but actually regional films are really good. So Marathi films are actually doing really well. So it's nice to support them. But as far as making someone do something, that's something I wouldn't want to talk about.
थैंक यू। सर आखिरी सवाल आपसे, आपने बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब देखा है, तो क्या कहते हैं जो ट्रेडिशनल, अरे यार बात कर रहे हैं यार। ट्रेडिशनल फिल्म मेकर हैं, यशराज चोपड़ा हो गए, तो ट्रेडिशनल, उनके अलावा बाहर से कुछ लोग आते हैं, अनुराग कश्यप जैसे, विशाल भारद्वाज जैसे, वो एक अच्छा रिमार्क बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ये कितना मायने रखता है बॉलीवुड को? मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सब अच्छी फिल्म बनाते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स हों। कोशिश सबकी यही रहती है कि अच्छी फिल्म बने। कोई ऐसा सुबह को उठ के बोलता है आज मैं गंदी पिक्चर बनाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। सबके मन में यही होता है कि अच्छी पिक्चर बनाएंगे, लोगों को पसंद आएगी, लोगों का मनोरंजन होगा, तो सबका मकसद वही है। और अच्छी बात है कि बाहर से भी लोग आते हैं, अच्छी बात है कि जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। जय हिंद, थैंक यू। तीनों काफी लोग काम कर रहे हैं, क्या अच्छे से काम कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? आपके एक्सप्रेशन से ही लग रहा है कि बहुत अच्छा काम होगा। और आई मीन मेरे बहुत फेवरेट एक्टर्स हैं तीनों, और एक अच्छी टीम है, और वाईकॉम के साथ एक बहुत अच्छा नाता रहा है, और देखने में ही ट्रेलर्स लग रहा है कि फिल्म बहुत बढ़िया होने वाली है। सो रियली एक्साइटेड टू वॉच इट। इस मूवी में जैसे कि लोग कर रहे हैं कि नसीरुद्दीन शाह का रोल बहुत कम दिया गया है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, अच्छे एक्टर को कम या ज़्यादा रोल की कोई परवाह नहीं होती। मैं खुद एक बड़ा एग्जाम्पल हूँ उसके लिए। जब आप इम्पैक्ट छोड़ते हैं तो इम्पैक्ट छोड़ते हैं उसमें आप। आई थिंक नसीर साहब डजंट नीड अ लेंथी रोल टू रियली पुट एन इम्पैक्ट, ही इज ऑलरेडी सो गुड। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रूल अप्लाई किया है कि मुंबई में जितने मल्टीप्लेक्स हैं, ठीक है, 6 to 9 PM का जो शो है वो मराठी शो दिखाया जाए, आपका क्या कहना है? इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक तरह से अच्छा है कि मराठी सिनेमा को इनकरेज किया जाता है, बट मैं इतना चाहूँगी, गुजारिश करूँगी कि जो थिएटर वाले हैं उनसे भी एक मिलकर अगर डिसीजन लिया जाए, उन पर ना डाला ना जाए, वो बेहतर होगा। एक म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए। ट्रेडिशनल फिल्म मेकर होते हैं जैसे यशराज चोपड़ा पड़ जाते हैं, उनके अलावा बाहर से अनुराग कश्यप जैसे लोग आते हैं, विशाल भारद्वाज जैसे, वो एक नया रिवाज खड़ा करते हैं बॉलीवुड, लेकर आप क्या कहते हैं? हम तो खुद बाहर से आए हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का वही तो खूबसूरती है कि हर तरह से लोग, चाहे वो यहाँ बहुत सालों से हों, चाहे नए लोग हों, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी लेके अपनी कहानी कहने के लिए हर तरह से टैलेंटेड लोग आते हैं, जो कि आई थिंक हर एक को वेलकम करना चाहिए। थैंक यू। अरे इतने अच्छे कलाकार हैं यार, इन सबके तो फैन है हम, इन्हीं को देख के बड़े हुए हैं, एक्टिंग सीखा है इनको देखते देखते। तो इनकी पिक्चर है तो ऐसा मौका मिल रहा है फ्री में देखने का, ऐसे महान दिग्गज कलाकारों का काम देखने का, तो इसलिए आ गया मैं। और मेरी दोस्त है हेजल कीच, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, तो वो भी है गाने में, तो उसने इन्वाइट किया कि आओ मेरी फिल्म देखो, तो इसलिए आ गया। आप अनुराग कश्यप के प्रोडक्ट एक तरह से मैं कहूँगा कि है, तो मेरा एक सवाल है कि ट्रेडिशनल जो फिल्म मेकर थे जैसे यशराज हुए, करण जौहर टाइप के हुए, वो ट्रेडिशनल फिल्म मेकर है, और ये बाहर से अनुराग कश्यप जैसे लोग आते हैं, विशाल भारद्वाज जैसे लोग आते हैं, एक नया रिमार्क बॉलीवुड इंडस्ट्री को खड़ा कर रहे हैं, और हिंदी फिल्म, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए, कितना अच्छा ये फिल्म? तो समय के हिसाब से सिनेमा बदलता है, कला जो है समय का एक समय से जन्म लेती है कला, तो हर समय का एक अलग कलाकार होता है। तो आजकल के सिनेमा, मैं ये नहीं मानता हूँ कि जैसे यश जी थे और जैसे सुभाष जी थे, ये तो ट्रेडिशनल फिल्म मेकर है। उस समय के लिए उन्होंने भी वो एक यूनिक सी फिल्म मेकिंग कर रहे थे, और एक इंडस्ट्री जो आज हम जानते हैं जो है हमारी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसका नींव उन्होंने लगाया था। तो दे आर एज इम्पोर्टेंट एज जो आगे चल के आ रहे हैं। और ऑब्वियसली समय के हिसाब से समय बदला, कहानियाँ बदली, हमारा जो आज का कल्चर है, जिस तरीके के हमें कहानियाँ पसंद आती हैं वो सब बदला, टेस्ट बदले, तो उसके हिसाब से फिल्म मेकिंग में भी बदलाव आया। जैसे राम गोपाल वर्मा जी ने वो बदलाव लाया, इंडस्ट्री को बदला, सत्या इतनी बड़ी हिट हुई थी, तो उसके बाद अनुराग जी आए, फिर विशाल जी और भी नए जैसे विजय नाम्बियार जैसे डायरेक्टर हैं, तो ये सब एक इस फिल्म को एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं मराठी लोग, और लोगों को देखना चाहिए, बढ़ावा देता है इंडस्ट्री को। मैं तो कहता हूँ ठीक है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ, शायद एक छोटा सा हिस्सा, बट एक अहम हिस्सा, क्योंकि मैं इस टीम को बहुत चाहती हूँ। ये फिल्म बहुत ज़्यादा स्पेशल फिल्म है, और मैंने इनकी जो प्रोड्यूसर और डेब्यू है, ये उनकी डेब्यू फिल्म है, और मैंने उनके लिए 2 गाने किए हैं।
तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, गाना बहुत अच्छा चल रहा है डू यू नो बेबी गिप्पी गरेवाल के साथ। और उससे ज़्यादा मैं मानती हूँ कि हमें अच्छी फिल्में सपोर्ट करनी चाहिए और धर्म संकट में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है और ज़रूरी फिल्म है। तो भी आपका जो बात करने का अंदाज है विद्या बालन की तरह मिल रहा है। अच्छा, विद्या बालन को आजकल फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, मेरी उर्दू हमेशा से ऐसे है, हमें बचपन से ऐसे सिखाया गया बात करने का, लेकिन आई डोंट एम्यूलेट एनीवन। मैंने आज तक किसी को कॉपी नहीं किया है और ना ही करूँगी, लेकिन आई लव विद्या, शी इज़ वंडरफुल, वेरी टैलेंटेड एंड जी देखिए, मुझे लगता है हमें हर किस्म का सिनेमा सपोर्ट करना चाहिए, हर किस्म की मूवीज सपोर्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है हमारे गवर्नमेंट को फिल्म इंडस्ट्री को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ना कि टाइम और एक स्लॉट इम्पोज करना चाहिए। अगर वो वाकई मदद करना चाहते हैं तो न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री लेकिन मराठी फिल्म इंडस्ट्री को भी एक अच्छा सा ग्रांट दिया जाए, एक अच्छा सा इंसेंटिव दिया जाए, दैट्स द रियल हेल्प। ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया। हाँ, अच्छी बात है ये, जो रीजनल सिनेमा है, और बल्कि ये कहना चाहिए कि जो मीनिंगफुल सिनेमा है, ना सिर्फ रीजनल, ना सिर्फ मराठी भाषा का या कर्नाटक में कर्नाटक भाषा का या पंजाब में पंजाबी भाषा का, जो सार्थक सिनेमा है, जो नॉन कमर्शियल अप्रोच के साथ जो फिल्म बनाई जा रही है, सिनेमा बनाया जा रहा है, उसको सरकार की तरफ से प्राथमिकता देना अच्छा कदम है। लेकिन इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जेन्युइन ईमानदारी की भावना हो कि सचमुच हम ये राजनीति के स्वार्थ से परे हटकर हम एक अच्छे सिनेमा को, जो सार्थक सिनेमा है, जो एक कमर्शियल अप्रोच के साथ नहीं बनाया गया, ऐसे सिनेमा को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं, अच्छे काम को देना चाहते हैं। सिनेमा ही क्यों, इसके अलावा भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जिनकी तरफ गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। मनोज जी, हमारे हिंदुस्तान में बार बार धर्म को लेकर कुछ न कुछ नए कॉन्सेप्ट आते रहते हैं। हाँ। तो ये फिल्म क्या मैसेज देगी सोसाइटी को, क्या रूप लेके, किस तरह का धर्म का रूप इसमें नजर आएगा? ये फिल्म वैसे तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें काम किया है, स्क्रिप्ट मैं जानता हूँ, तो इस फिल्म के माध्यम से मेकर्स मानव धर्म की बात की तरफ इशारा करते हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। वही वाली बात है, अब तो मज़हब को ही ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, तो उस तरह की मुद्दों की तरफ। हम बार बार क्यों बात करते हैं धर्म की? हम क्यों, हिंदुस्तान में क्या ऐसी बात है जो बार बार धर्म की ही बात करते हैं? हिंदुस्तान ही नहीं, ये पूरी दुनिया धर्म की मारी हुई है। और बरसों पहले धर्म या परमात्मा का कॉन्सेप्ट, जो भगवान का, गॉड का, अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट आया, वो भय की अवस्था से वजह से आया। भय और लालच, भय मतलब नरक और लालच, ग्रीड मतलब स्वर्ग। सो भय और लोभ ही हर धर्म का आधार रहे हैं। धर्म शायद इसी वजह से खोजा गया होगा, और धर्म और किसी भी धर्म ने भय और लाभ का अस्त्र इस्तेमाल नहीं किया हो, ये कोई धर्म क्लेम नहीं कर सकता। नो रिलीजन कैन क्लेम। थैंक यू वेरी मच। इस तरह का कॉन्सेप्ट की पिक्चर बना स्टार्ट हो गया, आपने भी रहस्य बनाई और आने वाले कल में आपको पिक्चरें लाइनअप है। ये जो पिक्चरें बन रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए धर्म? ये जो पिक्चर बन रही है, जैसे पहले ओ माय गॉड भी बनी, फिर पीके भी बनी, अभी धर्म संकट में है। ये इंडिया में जो अंधविश्वास है और धर्म को लेके जो अंधाधुन गलत काम होते हैं, उनके खिलाफ हैं ये तीनों पिक्चरें। तो ऐसी पिक्चर जो है हमारे समाज के लिए काफ़ी मायने रखती हैं, और क्योंकि सिनेमा इतना पावरफुल मीडियम है कि लोग अक्सर सिनेमा को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये ऐसी फिल्में बन रही है, अच्छी बात है। आप कंट्रोवर्सी में हर बार फंस जाते हैं, आने वाली फिल्म में क्या कंट्रोवर्सी होने वाली है? हाँ, आने वाली फिल्म में पिछली फिल्मों से भी ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है। उसका खुलासा मैं अभी नहीं कर सकता, अभी कुछ दिन आपको रुकना पड़ेगा। जब वो फिल्म की अनाउंसमेंट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। नाम तो बता सकते हैं?
नाम अभी अनटाइटल्ड है, नाम उसका टाइटल नहीं है। बस इतना आपको एक क्लू दूंगा कि वो भी एक सच्ची घटना पे आधारित है। एक केस है, एक कोर्ट केस, हाई कोर्ट में केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, उसके ऊपर आधारित है और ये सच्चे केस पर आधारित है, ये कहूँगा। धर्म को लेकर क्या टेक है? यार धर्म एक बहुत अहम चीज़ है, बहुत महत्व चीज़ है और जितना कम बोलो धर्म के ऊपर उतना बेहतर है। बोलने की जरूरत नहीं है, यकीन करो बस। ये मूवी में देखकर जो परेश रावल का कैरेक्टर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। ये मूवी देखा हम लोग ने, हाँ। परेश रावल का कैरेक्टर काफी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो आपका क्या कहना है? यार अभी तक देखी नहीं पिक्चर, मगर जितना प्रोमोज मैंने देखा तो मुझे प्रोमोज बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। तो और वैसे मेरा दोस्त की पिक्चर है तो उनको सपोर्ट देने के लिए मैं आया हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रूल अप्लाई किया है कि 6 to 9 PM जितने मुंबई मल्टीप्लेक्सेस में मराठी मूवी दिखाया जाए, आपका क्या कहना है? इसमें मेरी राय, पहली बार मैं सुन रहा, आज अखबार नहीं पढ़ा। आपका सजेशन क्या? आपका सजेशन शायद अच्छी बात, अगर लोगों को पिक्चर देखना है तो देखने दीजिए यार। मराठी फिल्म चाहे मराठी या हिंदी कोई भी हो, देखने दीजिए, कोई नहीं। बड़ा बिजनेस किया इस वीकेंड में, और मैं बहुत खुश हूँ यार। आज ही हम लोगों ने आई थिंक फाइनल रिपोर्ट पढ़ी है, वो 91 करोड़ हो गया है और होपफुली कल आई थिंक या इट शुड टच 100। लेकिन नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, ऑडियंस रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है फाइनली। या मतलब वहाँ से धर्म पे आ गए, मैं वहाँ से हाँ यार, धर्म तो अपना मतलब थोड़ा रखना पड़ेगा ना। चाहेंगे इस तरह की फिल्में बनने की, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आई थिंक ये एक बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म है। फवाद को मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी पहली फिल्म जो थी ऑलवेज कभी कभी, उसके DOP रह चुके हैं अंशुमन महाले के साथ। फवाद ने भी शूट की थी, शाहरुख खान का प्रोडक्शन था, तो मेरी शुरुआत उनसे हुई थी और आज उनकी फिल्म है, एक बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म है। मैं इसलिए अपना सपोर्ट यहाँ देने आया हूँ। फिल्म तो मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी। सो या NSD के 3 लोग काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कितना अब उससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, वो तो अंदर पूरी कहानी वही कह रहे हैं, आप इधर ही देख लीजिए, मैं बाहर झंडा गाड़। अच्छा अली, एक क्वेश्चन आपसे है कि जैसे करण जौहर हुए, यशराज चोपड़ा हुआ, सूरज बड़जात्या ग्रुप हुआ, कपूर ग्रुप हुआ, वो एक ट्रेडिशनल मार्केट चली आ रही थी बहुत सालों से। अब उसमें बीच में आते हैं अनुराग कश्यप जैसे लोग, विशाल भारद्वाज जैसे, विकास बहल जैसे लोग, जो एक नया ट्रेडमार्क सेट कर रहे हैं बॉलीवुड में। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना फ़ायदा हुआ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? आई थिंक बहुत फ़ायदा हुआ है। पिछले 2 साल में हमारी इंडस्ट्री पूरी पलटी है। अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट चल रही हैं, जहाँ एक बर्डमैन आके 30 करोड़ कमा जाती है, फास्ट एंड फ्यूरियस आके बिजनेस हिला देती है। हमारा कंटेंट बदल रहा है और विकास बहल, अनुराग, ये लोग सब बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं। एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा फेस चल रहा है आई थिंक, एंड हम लोग को बहुत अच्छा काम करने को मिल रहा है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरी अगली फिल्म भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, अलग है, और वो स्पेस हम लोग को मिल रही है खेलने के लिए। क्योंकि कुछ साल पहले ही मतलब अगर आप थोड़ा भी ट्राई करिए आपको हो जाता था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा रूल अप्लाई किया है कि मुंबई में जितने मल्टीप्लेक्स उसमें सिर्फ मराठी मूवी दिखाया जाए, आपका कहना है? यार क्यों नहीं, मतलब इट्स नॉट अ बैड डिसीजन। हाँ, ये कंपल्शन नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदी फिल्म्स को दिया जाता है चांस, वैसे ही ज़रूरी नहीं है कि टाइमिंग फिक्स्ड हो, लेकिन दिखानी ज़रूर चाहिए। क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं यार, कोई देखता ही नहीं है। नेशनल अवार्ड्स होते हैं, एक बहुत मतलब पता नहीं कहाँ होते हैं यार, किसी को पता ही नहीं चलता है। और वो फिल्में कहाँ जाती हैं उसके बाद, किसी को ना ऑनलाइन मिलती हैं, किसी को ना लाइब्रेरी में मिलती हैं, बस नाम रह जाता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि एटलीस्ट आम जनता पहुँच तो पाए। इतनी अच्छी सिनेमा हो रही है। अभी अपने अगली फिल्म के बारे में बताएं, क्या है, क्या कहानी क्या? कहानी अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन लव अफेयर है और पूजा भट्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, सोनी राजदान डायरेक्ट कर रही हैं, मैं हूँ, कल्कि है, गुलशन भी हैं उसमें, और या 1950s की कहानी है, पीरियड फिल्म है एक। या रणवीर सिंह ने भी पीरियड फिल्म को लुटेरा में हाथ आजमाया था, हाँ लुट गए थे। हाँ। आप हमारा लव अफेयर है, लव अफेयर में कितने लुटते हैं कितने जीतते हैं। चलिए स्टार्ट करूंगा कि धर्मांतरण को लेकर धर्म के ऊपर कई पिक्चरें और बन रही हैं, PK आई, ओ माय गॉड आई, अब ये एक नई पिक्चर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत सारी बन रही हैं,
ओ माई गॉड और पीके मेरे ख्याल से 2 साल में 2 बनी है, तो इसको तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते आप। मतलब ट्रेंड एक चल रहा है कि बन रही है। अरे भाई 2 साल में 2 फिल्में बनी हैं, इसको आप ट्रेंड कहते हैं? इट्स नॉट अ ट्रेंड। और यानी कि इस धर्म पे फिल्म बनाने में तो हम लोग सब डरते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन खड़ा होकर बुरा मानने लगे कौन सी बात पे। अब हमने बहुत ख्याल रखा है कि कहीं भी किसी मज़हब पे उंगली नहीं उठनी चाहिए, किसी मज़हब के ऊपर तंज नहीं होना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। हम लोग जो धर्म के जो व्यापारी हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं इस फिल्म में, और जो लोग मज़हब को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर तंज है इस फिल्म। और परेश सर, आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे आप ओ माई गॉड में भी रोल इस तरह का आपने किया, इस पिक्चर में भी, तो इस पिक्चर में आप अपना रोल के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। ओ माई गॉड का रोल डिफरेंट है। ओ माई गॉड का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, ये बात पहले समझ लीजिए, क्योंकि ओ माई गॉड के पार्ट 2 बनने वाली है। इस फिल्म के रोल के बारे में धर्मपाल त्रिवेदी मेरे किरदार का नाम है, जो बंदे को अचानक पता चलता है कि वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान है, उसका बाप कोई और है। वो बाप को मिलने की, बाप पे खोज की जो खोज है उसकी, उसी की कहानी है। सर, कोई ऐसा मोमेंट अपने लाइफ में कभी आया हो कि आप धर्म संकट में पड़े हो? ऐसा कोई मोमेंट मेरी लाइफ में आया नहीं। अनु सर, आप क्या कहना चाहेंगे आप इस फिल्म के बारे में? आपका किरदार मुस्लिम कैरेक्टर है, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, मैं जब ये ज़रा संकट में पड़ जाते हैं, इनको ऐसा लगने लगता है कि इनको अपनी मुसीबत सॉल्व करने के लिए एक ऐसे साथी दोस्त की तलाश है जो इनको इस्लाम और के बारे में बता सके, तब ये दोस्त का सहारा लेते हैं। ये मेरा कहना है। परेश सर, मैसेज क्या दे रही है सोसाइटी को ये पिक्चर? मैसेज क्या दे रही है सोसाइटी? मैसेज यही दे रही है कि आखिरकार हम इंसान हैं, कोई हिंदू या मुसलमान, लेकिन पहले तो हम इंसान हैं, वही मैसेज दे रही है। सर, आप बताएं, आपके हिसाब से क्या मैसेज दे रही है? स्क्रिप्ट जितना पढ़े, देखिए फिल्म मैंने देखी नहीं, फिल्म तो अभी 10 अप्रैल 2015 को रिलीज़ होगी, लेकिन जितना भी स्क्रिप्ट का जो निचोड़ समझ में आया है, जो स्क्रिप्ट जिस तरफ इशारा करती है, वो मेरी समझ के साथ ऐसा लगा है कि धर्म ने, मज़हब ने इस कैफियत के साथ स्टार्ट किया होगा कि वो लोगों को जोड़े, लेकिन धर्म अब जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम कर रहा है। तो कितना इम्पैक्ट ये चीज़ें डालती हैं आम आदमी के ऊपर? बहुत इम्पैक्ट है। धर्म तो हमेशा से आम आदमी का एक बेचारा सहारा रहा है, बगैर जाने हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि ये परमात्मा का या जो भी कॉन्सेप्ट है, गॉड, अल्लाह, ईश्वर का, वो तो एक परसेप्शन है, उसका रियलिटी से कुछ नहीं। तो इसको हाथ डालने के लिए इसके ऊपर काफ़ी स्टडी करना पड़ता है, हर धर्म को लेकर के, कहीं ये विडम्बना पार ना लेके जाए कि किसी को ठेस पहुँचे। तो इस तरह से ये जब ये आपके सामने सब्जेक्ट आया, तो किस तरह से आपने सोच किया था कि भाई इसको, क्योंकि थिन लाइन होता है काफ़ी सा, और उस थिन लाइन को मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से नेगोशिएट किया गया है स्क्रिप्ट में। कहीं पर कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकेगा इस फिल्म पर कि हमारे मज़हब का मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं, दुरुस्त हैं, और हर एक मन ही मन में सहमत होगा इन बातों से। लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। It's exactly the kind of film Viacom makes, which is that it is what you would not expect it to be. तो आप जो आशा करेंगे, जो आप सोचेंगे कि इस फिल्म में होगा, उससे कुछ हटके, कुछ अलग, वैसी फिल्में हम बनाते हैं। अगर आप उन लोगों का सिलेक्शन देखें, जिस तरह की मिल्खा, मद्रास कैफे क्वीन, तो बिल्कुल उसी तर्ज पे धर्म संकट में है। ओ माई गॉड भी हम लोगों ने बनाई थी, वो एक पीछे इंस्पिरेशन है, पर ये अपने आप में बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी, अपने आप में इस फिल्म में बल है, और इसकी अपनी एक प्रो, अपनी एक पकड़। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फिल्म, एंड वी हैव सच एनॉर्मस टैलेंट अमंगस्ट अस व्हिच कैन आई थिंक कैरी एनी फिल्म। सो वी आर फॉर्चुनेट टू हैव। किस्मत अच्छी थी कि मेरी पहली फिल्म में मुझे हिंदुस्तानी सिनेमा और देश के इतने बड़े दिग्गज कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला। रियली एक्साइटेड अबाउट इट। तो वो स्क्रिप्ट में कुछ अच्छा रहा होगा, तभी इन सब लोगों ने हाथ हला। डेट अलग दी गई है, जब डेट दे देता हूँ मेरा मन भी वहीं
दे देता हूँ, ऐसी कोई जगलिंग वाली बात नहीं होती है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू, मैं जब जब अनु भाई से मिलता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और काम करने का बहुत मज़ा आता है, बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है। और बात है नसीर भाई की, तो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, जब जब मौका मिले, जो भी छोटा रोल भी क्यों ना हो, लेकिन मैं ले लूँगा। तो इस यहाँ तो बहुत ही मज़ेदार स्क्रिप्ट है, और जैसा फवाद भाई ने कहा कि स्क्रिप्ट इतनी ताकत वाली है कि मैं, अनु भाई, नसीर भाई, बहुत मज़ा आता है। बॉक्सर नहीं है इसको कि अरीना में उतर के एक दूसरे को बॉक्सिंग लगे। नंबर 1, ये बहुत बड़े एक्टर होने के साथ बेहतरीन इंसान भी है, और क्रिएटिव फील्ड में, क्रिएटिविटी में हम सब छलके हुए लोग नहीं, भरे भरे लोग हैं। हम हमारा काम करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड पर्सन थोड़े हैं, और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, और तो काम आसान हो जाता है। देखिए, वंस यू हैव अ सॉलिड स्क्रिप्ट एंड व्हेन यू आर वर्किंग विद गुड पीपल, उसका एक नशा अलग होता है। वी लुक फॉरवर्ड टू कम ऑन द सेट। यार मैं अनु भाई से मिलूंगा, मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए तो काम आसान हो जाए। एक जरिया है टेलीविजन, दूसरा प्रिंट, सारे अलग अलग जरिए हैं। तो जो एक मार्केटिंग का पूरा एक तस्वीर बन के आती है, इन सबको इस्तेमाल करके बनती है। तो ज़रूर उसमें डिजिटल भी होगा और मेन स्ट्रीम टेलीविजन भी होगा, सभी कुछ होगा। मैं बहुत थक जाता हूँ, मैं ट्विटर वगैरह में ऑपरेट नहीं करता हूँ, फेसबुक वगैरह में मुझे वो नहीं आता, जो वो मेरा काम है ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं फ़ोन उठा के बात कर सकता हूँ, लेकिन वो ट्विटर वो सब ये नहीं समझूंगा, और क्या समझूंगा अपने। घुमा फिरा के अगर पॉलिटिक्स की बात लाना चाहते हैं तो मैं आपको सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। बात करनी है 16 मई को होती है, तो जो आप अलग किस्म के कॉम्बिनेशन देखिए, वो जो लगते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जो नॉर्मल फिल्मों में, इसमें कहानी का मजा होता है। अभिनेत्री, अब आप मुझे बताइए, ओ माय गॉड के अंदर कौन थी हीरोइन? कहानी हीरो होता है, कहानी हीरोइन होती है। बात कहानी में होनी चाहिए, दम कहानी में होना चाहिए, फिर कोई भी खड़ी रख दीजिए आप। महानबे यही बड़प्पन होना चाहिए। अगर आप नहीं समझे तो मैं समझाऊं, तो यही बड़प्पन होना चाहिए। चेंज है, इनएविटेबल है, आप चाहें या ना चाहें, चेंज हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर चेंज विकास नहीं होता है, हर परिवर्तन प्रगति नहीं होती है, लेकिन विकास, और ये देश अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त कर ले, अगर समझ सकती है मेरे ये लफ्ज़, वरना अंग्रेजी में बोलूंगा तो फिर जल्दी आप छाप लोगे। बड़ी डेफिसिट है हमारे लिए कि गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं, और ट्रस्ट फैक्टर आ जाए कि नहीं गवर्नमेंट एक काम करेगी। सबसे अहम बात है कि भाई हमको ट्रस्ट, कहानी, मसला, मैसेज और जिस तरह से इसको ट्रीट किया गया है वो हाईलाइट है। आज पहले दिन में जितना काम हुआ है, उस काम को जो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद हम इसको कल ही रिलीज करते हैं। अच्छा, एक रिलीज कॉरिडोर मिलना चाहिए, जब लोगों का ध्यान उस फिल्म की हो, तो वो देख के क्लोजर टू द डेट ओनली वी कैन। इसमें लोग फिल्म रिलीज़ नहीं करते, वहाँ से हम लोग अपनी डेट्स बनाते हैं। हम लोगों ने फिल्म श्राद्ध में रिलीज़ की, हम लोगों ने फिल्में होली में रिलीज़ की हैं, हम लोगों ने फिल्में रमज़ान में रिलीज़ की हैं, हम लोगों ने फिल्में IPL में रिलीज़ की हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इस फिल्म के ऊपर अटेंशन आए, तो वो बड़ी जो डेट्स हैं वो उन्हीं फिल्मों को मुबारक हम अपनी खुद जगह बनाएं। वर्किंग ऑन इट, और एक दो आइडियाज़ मिले हैं तो फाइन ट्यून करके रखने वाले हैं, देन देखते क्या होता है। It's exactly the kind of film Viacom makes, which is that it is what you would not expect it to be. तो आप जो आशा करेंगे, जो आप सोचेंगे कि इस फिल्म में होगा, उससे कुछ हटके, कुछ अलग, वैसी फिल्में हम बनाते हैं। अगर आप उन लोगों का सिलेक्शन देखें, जिस तरह की मिल्खा, मद्रास कैफे क्वीन, तो बिल्कुल उसी तर्ज पे धर्म संकट में है। ओ माय गॉड भी हम लोगों ने बनाई थी, वो एक पीछे इंस्पिरेशन है। नहीं आता, जो वो मेरा काम है ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं फ़ोन उठा के बात कर सकता हूँ, लेकिन वो ट्विटर वो सब ये नहीं समझूंगा, और क्या समझूंगा अपने। घुमा फिरा के अगर पॉलिटिक्स की बात लाना चाहते हैं तो मैं आपको सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। बात करनी है 16 मई को होती है, तो जो आप अलग किस्म के कॉम्बिनेशन देखिए, वो जो लगते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जो नॉर्मल फिल्मों में, इसमें कहानी का मजा होता है। अभिनेत्री, अब आप मुझे बताइए, ओ माय गॉड के अंदर कौन थी हीरोइन? कहानी हीरो होता है, कहानी हीरोइन होती है। बात कहानी में होनी चाहिए, दम कहानी में होना चाहिए, फिर कोई भी खड़ी रख दीजिए आप। महानबे यही बड़प्पन होना चाहिए। अगर आप नहीं समझे तो मैं समझाऊं, तो यही बड़प्पन होना चाहिए। चेंज है, इनएविटेबल है, आप चाहें या ना चाहें, चेंज हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर चेंज विकास नहीं होता है, हर परिवर्तन प्रगति नहीं होती है, लेकिन विकास, और ये देश अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त कर ले, अगर समझ सकती है मेरे ये लफ्ज़, वरना अंग्रेजी में बोलूंगा तो फिर जल्दी आप छाप लोगे। बड़ी डेफिसिट है हमारे लिए कि गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं, और ट्रस्ट फैक्टर आ जाए कि नहीं गवर्नमेंट एक काम करेगी। सबसे अहम बात है कि भाई हमको ट्रस्ट, कहानी, मसला, मैसेज और जिस तरह से इसको ट्रीट किया गया है वो हाईलाइट है। आज पहले दिन में जितना काम हुआ है, उस
काम को जो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद हम इसको कल ही रिलीज़ करते हैं। अच्छा, एक रिलीज़ कॉरिडोर मिलना चाहिए जब लोगों का ध्यान उस फिल्म की हो, तो वो देख के क्लोजर टू द डेट ओनली वी गेट। इसमें लोग फिल्म रिलीज़ नहीं करते, वहाँ से हम लोग अपनी डेट्स बनाते हैं। हम लोगों ने फिल्म श्राद्ध में रिलीज़ की, हम लोगों ने फिल्में होली में रिलीज़ की है, हम लोगों ने फिल्में रमज़ान में रिलीज़ की है, हम लोगों ने फिल्में IPL में रिलीज़ की है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इस फिल्म के ऊपर अटेंशन आए, तो वो बड़ी जो डेट्स हैं वो उन्हीं फिल्मों को मुबारक हम अपनी खुद जगह बनाएं। वर्किंग ऑन इट और एक दो आइडियाज मिले हैं तो फाइन ट्यून करके रखने वाले हैं, देन देखते हैं क्या होता है। अच्छी फिल्म, परफॉर्मेंस वाइज परेश रावल इज द बेस्ट। अच्छा, क्या ये सिमिलर थी ओ माय गॉड से? काइंड ऑफ, या। ओके, अनु कपूर और नसरुद्दीन शाह की परफॉर्मेंस कैसी है? हार्डली कुछ रोल था, सो इट वाज ओके। कितने स्टार देंगे आप 5 में से? 3 probably. It was strictly okay, not that great. But Paresh Rawal probably a 2.5. Yeah, he was dragged very much. It could have. Oh my God, was way good. It was amazing. No comparison at all. Performances were good, but I think Paresh Rawal was the best. Others were okay, strictly. It was good. It was good. Paresh Rawal was very good. Anu Kapoor also was brilliant. Naseeruddin Shah didn't have much of a role there. It was good though. It was dragged. Oh my God was much better, but it was a good concept. New. 2.5. Thank you. परफॉर्मेंस तो परेश रावल का ही कमाल का लगा, क्योंकि लीड कैरेक्टर तो वही है, ऐसा ही उसमें लगा। और नसरुद्दीन को भी और दिया हुआ एक टिपिकल रोल दिया हुआ है, और वो रोल जो भी देते हैं वो अच्छा ही करते हैं। कमाल के आर्टिस्ट वो भी लगे, और अन्नू कपूर भी कमाल है। बहुत लोगों की ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। ओ माय गॉड अलग है, और ये मुझे लगता है उससे भी अच्छी है। ओ माय गॉड तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। 4.5 देने चाहिए। It is good. It's good. It's gripping. Yeah, it gripped me for 2 hours, at least 2 hours 40 minutes movie, but it was gripping. It was quite gripping. परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? Yeah, Paresh Rawal is good. Anu Kapoor, no doubt, he is at the same level of Paresh Rawal and Naseeruddin Shah. It's very good. ओके, अनु कपूर की अगर बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी आपको, एंड कहीं आपको ये ओ माय गॉड से सिमिलर लगी? Not really. Trust me, not really. A lot of people will try to compare it with Oh My God and then PK and all, but trust me, for me it is completely different movie. ये different movie है, इसमें message अलग है, religious के ऊपर है of course, yes, but message अलग है, so it's not. ओके, तो कहीं भी किसी religious sentiments को hurt नहीं किया गया? मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि मेरा mentality बहुत open है। मेरे काफ़ी सारे friends हैं जो लोग मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, पारसी है, सो मुझे तो नहीं लगा। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया है। बहुत अच्छा मैसेज है। ओके, म्यूजिक कैसा लगा आपको? Yeah, it was Gippy Grewal's Return Back. Yes, very good, very good. कितने स्टार देंगे आप 5 में से? 4, of course, 4 out of 5. Thank you so much. Thank you. क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा फिल्म है, आप जरा देखो। कैसा लगा? थैंक यू। हम सबसे यही कह रहे हैं कि धर्म संकट में एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, फुल पैसा वसूल फिल्म है। इट्स अ कॉमेडी, लेकिन देखने के बाद मैं ये भी आपसे कह सकती हूँ कि दिल को छू जाती है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, बहुत ज़रूरी फिल्म है, और तीनों एक्टर्स ने कमाल का काम किया है। नसीर साहब एक बिल्कुल अलग अवतार में, परेश रावल इज़ आउटस्टैंडिंग, और अन्नू कपूर तो दिल जीत लेते हैं।
नहीं, इट्स नॉट। आई थिंक हमारा ये बहुत ही अजीब आइडिया है कि बस अगर धार्मिक फिल्म है तो ओ माय गॉड की तरह हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, अलग टॉपिक पे बनी है। और ये जितनी भी फिल्में हैं वो एक ही अच्छा मैसेज प्रीच करती हैं कि ऊपर वाला एक ही है, रास्ते अलग हैं लेकिन ऊपर वाला एक ही है। एक्चुअली ये फिल्म वही चीज़ें बताती हैं जो एक्चुअली मेरी खुद की बिलीव्स हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड आई होप सब पे बहुत पॉजिटिव असर पड़े इस फिल्म का। हाँ जी, पॉजिटिव स्टार, नेगेटिव स्टार, हाँ या नहीं, मैं ऐसा सब कुछ नहीं करती, नॉट एट ऑल, आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। थैंक यू।